Hello, my dear students. Welcome to Enjoy Biology with R.K. मिश्रा। तो बेटा हम आपके लिए ले आए हैं इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, यानी आज से हम लोग नया आगाज कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक नई ऊंचाई को पाने के लिए पहली सीढ़ी। तो देखो बेटा, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, तो सबसे पहले आप ये देखना है हमें कि ये जो इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो है इसमें कितने टॉपिक्स है और टॉपिक के अकॉर्डिंग किस तरह से हर ईयर इससे क्वेश्चन आते रहे हैं, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। मतलब कम समय में भी हम अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं और मार्क्स ला सकते हैं बेटा। तो ये देखिए, कहता है इंट्रोडक्शन, तो सब चैप्टर का रहता है इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे 2020, 18, 16, 13 इतने ईयर में लगातार क्वेश्चंस आए हैं। अब यहां देखिए, नीट में तो 3 सालों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब फिर आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो से 23 में और 13 में, यानी कि 13 बहुत पहले का समय है और 23 ये साल चल रहा है। तो 13 और 23 दोनों में आया है, यानी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, भले ही छूटा हुआ था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 2023 में तो नीट के लिए है ही ये। इकोलॉजिकल पिरामिड 19, 18, 15 और यहां देखिए 21, 20, 19। कहने का मतलब यहां पे भी क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि 19 आया, 18 आया, फिर गैप था, 15 में आया हुआ था, फिर 21, 20, 19, इधर भी आपको एक मतलब कह सकते हैं कि सक्सेशन दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस में। अब आते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स। न्यूट्रिएंट साइकिल में 17, 16, 13, यहां देखिए बेटा 22 और 21। इकोलॉजिकल सक्सेशन, देखिए लगातार क्वेश्चंस इकोलॉजिकल सक्सेशन से आते रहे हैं, लेकिन 2016 में लास्ट बार आया था क्वेश्चन इकोलॉजिकल सक्सेशन से, यानी कि एनसीईआरटी में था भी तो ये ज्यादा क्वेश्चंस के लिए टॉपिक नहीं थे, बहुत कम क्वेश्चंस इससे आते थे। अब आइए इकोलॉजिकल सर्विसेज, देखिए बोर्ड में भी 2015 और 2014 में क्वेश्चंस आए हुए थे, यानी कि हम देखें तो इकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत अधिक बोर्ड से मतलब रिलेटेड है, लेकिन बहुत अधिक क्वेश्चंस नहीं आया है। आप अगर बात करेंगे अब की, तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड के लिए अगर इकोलॉजिकल सर्विसेज को छोड़ दे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जो नीट की बात करेंगे तो ये 3 टॉपिक को अगर हटा दें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं किसी न किसी तरीके से, तो आप देखोगे कि नीट के एग्जाम में इस बार और भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। यानी कि ये जो इकोसिस्टम है, एनर्जी फ्लो है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये 3 टॉपिक तो नीट और बोर्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये दोनों टॉपिक आपको बोर्ड के लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा, जैसा कि हमने बोला था आपको कि हम हर चैप्टर का एनालिसिस करते हुए आपको पूरा रिवीजन देंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि सर ये चैप्टर लीजिए, और क्या पूरा चैप्टर लेने वाले हैं? बेटा हम हर चैप्टर जो पहले बोर्ड में है वो पूरा पढ़ा के लेने वाले हैं, यानी कि हर चैप्टर का लेंथ के हिसाब से पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। लाइव नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड अभी मिलेगा, बाद में हम लाइव में भी आएंगे जरूर आपके लिए। तो देखो बेटा, इसको अच्छे से एनालाइज करो और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये जितनी भी बातें हमने आपको बताया है वो सारी बातें, सारी एनालिसिस आपको
कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है जिसमें आप जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे आपको बोर्ड के क्वेश्चंस, प्रीवियस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बोर्ड और नीट दोनों के साइमल्टेनियसली मिलते चले जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस बनाते रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकोसिस्टम, जैसे ही बात करते हैं बेटा इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम एक यूनिट है जिसमें इंटरैक्शन और एक्सचेंज होता है एनर्जी और मटेरियल का। लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि इकोसिस्टम आखिर है क्या, यह कौन सा पार्ट है। तो अगर हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखते हैं बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा लिविंग से स्टार्ट करते हैं तो सेल रहता है। सेल के बाद हम बात अगर करेंगे तो टिश्यूज रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से लैंडस्केप, लैंडस्केप से बायोम्स, बायोम्स से बायोस्फीयर, अब यहां देखिए, अगर सेल से थोड़ा सा नीचे आना है तो आपको पता होना चाहिए सेल्स किससे बनता है, बायोमोलिक्यूल्स से बनता है, बायोमोलिक्यूल्स से बनता है। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स किससे बना रहता है बेटा, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल और कंपाउंड रहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड रहते हैं। ये किससे बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं बेटा एटम से। एटम किससे बने हुए हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से, पार्टिकल से। यानी अब यहां देखिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल से बना एटम, एटम से बना स्मॉल मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, कि CO2, अमोनिया, CH4, ये सब पहले बनने वाले ये मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स बना, बायोमॉलिक्यूल्स के बाद सेल बने, सेल के बाद टिश्यूज बना, ऑर्गेन बना, ऑर्गेनिज्म बने, पॉपुलेशन बना, कम्युनिटी बना, अब इकोसिस्टम। जैसे ही हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग इकोसिस्टम की बात करेंगे बेटा, तो ये इकोसिस्टम आने के साथ इसमें इंटरैक्शंस होता है। क्या होता है बेटा, इंटरैक्शन, इंटरैक्शंस एंड एक्सचेंज, एंड एक्सचेंज किसका, ऑफ वेरियस मटेरियल, वेरियस मटेरियल्स एंड एनर्जी, एंड एनर्जी बिटवीन लिविंग organisms and environment। यानी जैसे ही हम आ गए बेटा इकोसिस्टम पर, तो इसमें इंटरेक्शन होता है।
इंटरेक्शन वेरियस मटेरियल का इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। यानी कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसमें जो अबायोटिक फैक्टर्स है उसके बीच में। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अबायोटिक फैक्टर लेते हैं, जैसे प्लांट जो है वो CO2 लेता है, H2O लेता है, फूड बनाता है और फिर वो फूड किसको देता है, हम लोग को, हेट्रोट्रॉप्स को। यानी कि एक्सचेंज भी होता है, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है। हम लोग को प्लांट फूड देता है यानी कि एनर्जी, और प्लांट को कौन एनर्जी देता है, तो सनलाइट देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ही वो फूड हम लोग को मिल पाता है। तो इसीलिए वेरियस मटेरियल का इंटरेक्शंस साथ ही साथ एक्सचेंज होना, ठीक है। अगर इंटरेक्शन और एक्सचेंज नहीं होगा तो इकोसिस्टम हो ही नहीं सकता है। फिर इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप होता है। लैंडस्केप मतलब हो गया, लैंड मतलब तो पता है ना, जमीन का छोटा सा टुकड़ा, उस पे इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम के पैचेज रहेंगे, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। अब इसके बाद बायोम्स ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब पढ़े हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो बायोम्स और बायोस्फेयर, बायोस्फेयर की जैसे ही बात होती है बेटा ना, बायोस्फेयर, बायो मतलब लाइफ, यानी कि अर्थ का वो हिस्सा, वो पार्ट जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। यानी कि ये पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था कहां पर, अर्थ पर। इसीलिए इकोसिस्टम को जब भी डिफाइन करना होता है, आपके बोर्ड बुक में इसका डेफिनेशंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ठीक ढंग से नहीं दिया है, बोर्ड बुक में बहुत ही अच्छा डेफिनेशंस दिया हुआ है। तो बेटा इकोसिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटरी and self-sustaining structural and functional unit of nature। नेचर मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, क्लियर। यहां देखिए क्या कह रहा है, इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटरी, है ना, यानी कि वो सिर्फ अपना रेगुलेशन खुद से करे, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब ना करे या दूसरा को वो मदद ना ले। यानी कि सन से लाइट आया प्लांट के पास, प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद फूड बनाएगा। फूड क्या है बेटा, एक एनर्जी है, वो कहां ट्रांसफर होगा, हेटेरोट्रॉप्स को, हेटेरोट्रॉप्स लेगा यानी कि कंज्यूमर लेगा, एक हेटेरोट्रॉप्स दूसरे को देगा, दूसरा तीसरा को देगा। इसी तरह से फूड का ट्रांसफर होगा फूड चेन और फूड वेब में। जैसे प्लांट से मान लो प्लांट को खाया कौन, बकरी खाया, बकरी को कौन खाया, शेर खाया, शेर खाया बकरी को, तो ये क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसफर तो हो रहा है। प्लांट नहीं होगा तो बकरी कहां से आएगा, आया दिमाग में। तो कहने का सीधा मतलब कि ये जो फूड सप्लाई हो रहा है इसी तो फूड चेन कहते हैं इसको। फिर बाद में जब डेड हो जाते हैं सभी ऑर्गेनिज्म, तो फिर से माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया और फंगस उसको क्या करते हैं बेटा, डिकम्पोज करते हैं, फिर से मिट्टी में मिलता है सारा चीज, फिर से मिनरल्स के फॉर्म में मिट्टी में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट होता है। फिर प्लांट उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, फिर CO2 एटमॉस्फेयर से आता है, फिर वाटर आता है और फिर फोटोसिंथेसिस होता है, फिर फूड बनता है। तो ये देखो इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। इसीलिए लिखा सेल्फ रेगुलेटरी एंड सेल्फ सस्टेनिंग। सस्टेन मतलब हमेशा कांस्टेंट वे में इसी तरह से चलेगा ये साइकिल,
एकदम सस्टेन, कोई डिस्टर्ब नहीं रहता है, एनर्जी साइकिल चलता रहता है। अगर डिस्टर्बेंस होगा तो इसी के लिए आप देखो नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, कभी बाढ़ आ गया, कभी एकदम सूखा रह गया कंडीशन, बारिश ही नहीं हुई। तो ये सारा कंडीशंस क्यों होता है? हम लोगों के कारण, ठीक है, हम लोग नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का कंडीशंस आता है और वो डिजास्टर के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इकोसिस्टम एक पार्ट है। फंक्शनल क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए इंटरेक्शंस होता है और एक्सचेंज होता है वेरियस सब्सटेंसों का और एनर्जी का, इसी के कारण पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लैंडस्केप, बायोम्स, बायोस्फीयर, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी साइकिल चलाने में कोई अगर सिस्टम मदद करता है तो वो इकोसिस्टम है। इसीलिए स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर मतलब बायोस्फीयर। ये जो डेफिनेशन है ये आपको बोर्ड बुक में दिया हुआ है और ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। इससे कहेगा डिफाइन इकोसिस्टम, राइट इन 1 सेंटेंस। तो इसके लिए आप इसको अच्छे से याद कर लो। अब देखो बेटा, जो इकोसिस्टम का टर्म किसने कॉइन किया था? एजी टेंसले। याद रखिएगा एजी टेंसले ने ये टर्म कॉइन किया था। हालांकि ये आपको 2016 नीट में आया हुआ है, साथ ही साथ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए कि इकोसिस्टम में ओवरऑल होता क्या है। तो यहां देखिए बेटा, ये सन है, सन से यहां से निकला लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी ये कहां जाता है बेटा? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है बेटा? प्रोड्यूसर का मतलब है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स से अच्छा फोटो ऑटोट्रॉप्स। कैसा बेटा? फोटो लगाइए, फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये क्या बेटा? फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ये ऑटोट्रॉप्स का मतलब फोटो ऑटोट्रॉप्स है, फोटो ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं इसको। और वो क्या है बेटा? प्लांट है। ये क्या है? प्लांट है। और यानी कि प्रोड्यूसर हुआ, फोटो ऑटोट्रॉप्स हुआ, वो प्लांट है। ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। फूड मतलब क्या? केमिकल एनर्जी। फूड मतलब क्या बेटा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। अब ये जो फूड है ये ट्रांसफर होगा। फूड क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड थ्रू फूड चेन, फूड चेन और वेब। फूड चेन और फूड वेब से ट्रांसफर होता है। किसको ट्रांसफर होगा बेटा? हर्बीवोर्स को ट्रांसफर होगा। यानी कि पहले हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मतलब ये क्या क्या हो सकता है बेटा? हर्बीवोर्स हो सकता है, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं और ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं। ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फूड मिला इसको, इसके बाद आपको भी पता है जो इस संसार में आया है वो एक न एक दिन मरेगा। तो इसीलिए ये मरेगा, यानी कि डेथ हुआ इसका। डेथ होने के बाद इस पर एक्शन होता है, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया एंड फंजाई मेनली। बैक्टीरिया एंड फंजाई मेनली बैक्टीरिया और फंजाई का इस पर एक्शन होता है बेटा। जैसे ही एक्शन हुआ, डेथ हुआ, तो इसका क्या हो जाता है बेटा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन होगा, ये डिकम्पोज्ड होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा, मिनरलाइजेशन इन सॉइल, मिनरलाइजेशन इन सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर क्या होगा, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर इनटू सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का रिलीज होगा। सॉइल के अंदर जैसे ही न्यूट्रिएंट आएंगे फिर से ये कहाँ जाएंगे बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स को, एब्जॉर्ब्ड बाय फोटो ऑटोट्रॉप्स, एब्जॉर्ब्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। तो अब आप देखो कि इसको हम ट्रॉपिक लेवल, इसको हम बेटा ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, एक ट्रॉपिक लेवल से देखो बेटा, ये जो ट्रॉपिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर जो है इसको ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हुआ, मतलब इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर क्या हुआ, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ये भोजन देता है हेट्रोट्रॉप्स को। अब हेट्रोट्रॉप्स जो है वो कुछ भी हो सकता है ना, हर्बीवोर्स हुआ तो ये ट्रॉपिक लेवल सेकेंड हुआ, समझ गए। अगर कार्निवोर्स है तो ये ट्रॉपिक लेवल थर्ड हो गया, ठीक है। अगर कार्निवोर्स को ऑम्निवोर्स खाया डायरेक्ट, ये तो ट्रॉपिक लेवल 4 हुआ, ठीक है। अगर ऐसा भी हो कि हर्बीवोर्स को अगर डायरेक्ट, हर्बीवोर्स को डायरेक्ट ओमनिवोर्स खा ले तो ये ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। हर्बीवोर्स को डायरेक्ट ओमनिवोर्स खा ले, यानी कि ओमनिवोर्स मतलब क्या होता है, ओमनिवोर्स का मतलब होता है कि जो क्या करे, जो हर्ब भी खाए और फ्लैश भी खाए, यानी कि साग पात, है ना, भाजी भी खाए और मांस भी खाए। तो अगर हर्बीवोर्स को डायरेक्ट ओमनिवोर्स खा रहा है तो ये ट्रॉपिक लेवल थर्ड कहलाएगा। और अगर हर्बीवोर्स फिर कार्निवोर्स और कार्निवोर्स के बाद ओमनिवोर्स आ रहा है तो ये ट्रॉपिक लेवल 4 कहलाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, जनरली 7 तक होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है। तो ये ट्रॉपिक लेवल गया, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या गया, फूड गया। किसके दौरान, फूड चेन और फूड वेव के दौरान। हमेशा दिमाग में रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये ट्रॉपिक लेवल जो है ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, यानी इसके जो पार्ट है इकोसिस्टम में उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब डेथ होगा, इसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा और न्यूट्रिएंट का रिलीज होगा, फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा। इसीलिए इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिंग और सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और बायोस्फीयर है। यहां देखिए बेटा, यहां जो एनर्जी है, ये एनर्जी का फ्लो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है। याद रखिएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, हमेशा क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। तो देखो बेटा, हमने आपको फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होगा ये लिखा। इसका मतलब कहां से कहां, इसका मतलब सीधा है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। कहां से कहां बेटा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। तो इसीलिए इकोसिस्टम में चूंकि एक्सचेंज होता है मटेरियल का भी और एनर्जी का भी, इसीलिए इकोसिस्टम कैसा हुआ, ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम हुआ बेटा, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। और कोई पूछे यूनिवर्स कैसा सिस्टम है, तो यूनिवर्स पूरे को एक साथ रखता है, यानी कि यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आते हैं। तो यूनिवर्स क्या हुआ बेटा, क्लोज सिस्टम। यूनिवर्स क्या हुआ, क्लोज सिस्टम। और इकोसिस्टम जो हुआ वो हुआ ओपन सिस्टम। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे तरह से लिख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम।
देखो बेटा, अब इकोसिस्टम को क्लासिफाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट्स में। एक जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं मैन मेड, या उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है, या उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मैन मेड, आर्टिफिशियल, एंथ्रोपोजेनिक, और दूसरा बोलते हैं नेचुरल। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इनपुट। एनर्जी इनपुट के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जिसमें रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी और मटेरियल। ये जैसे ही हम बाहर से एनर्जी और मटेरियल देंगे तो वो नॉन सेल्फ सस्टेनेबल होगा, यानी कि वो खुद से साइकिल को रेगुलेट नहीं करता है, उसको ह्यूमन की जरूरी होती है। जैसे हम लोग अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, तो एक्वेरियम जैसे ही रखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? पानी बदलते हैं, मछली के लिए दाना डालते हैं, यानी कि छोटे छोटे ग्रेनुल्स देते हैं फूड के लिए उसको। तो इसीलिए ये फार्मलैंड, अ फिश टैंक यानी कि एक्वेरियम, या लार्ज टैंक यूज्ड फॉर रेयरिंग फिश, ये क्या है बेटा? आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल्स है जो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता है। दूसरी तरफ नेचुरल, मतलब यहां पर डायरेक्ट सनलाइट ही एनर्जी देता है और नेचर में ही एनर्जी का रेगुलेशंस होता है, और इसीलिए ये सेल्फ सस्टेनेबल है। अब इसमें दो फॉर्म देते हैं, एक टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला, और दूसरा एक्वेटिक मतलब वाटर। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया एग्जाम्पल। एक्वेटिक में बेटा रिवर, लेक्स, वेटलैंड, एस्चुरीज या समंदर, सी। अब सर ये क्या है? तो ये जो है वेयर सी वाटर, समंदर का पानी, एंड रिवर वाटर मिक्स, जहां पर मिक्स होते हैं उसको हम एस्चुरीज बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था इकोसिस्टम का, किसके बेसिस पर? एनर्जी के इनपुट के बेसिस पर, यानी कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर। इसीलिए इसका नाम पड़ा मैन मेड, आर्टिफिशियल, एंथ्रोपोजेनिक, और जिधर नहीं है उधर नेचुरल। अब इकोसिस्टम का जो साइज है वो वैरी करता है, ठीक है। एक पानी का ड्रॉप भी इकोसिस्टम हो सकता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन इकोसिस्टम का देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसको अच्छे से लिख लीजिए बेटा। अब देखो बेटा कि इकोसिस्टम का साइज जो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, वेरीज ग्रेटली, यानी कि स्मॉलर साइज भी हो सकते हैं, यानी कि पॉन्ड भी हो सकता है एक छोटा सा, ठीक है, पॉन्ड भी, तालाब भी हो सकता है, और लार्ज ओशियन भी हो सकता है, स्मॉल फार्म लैंड से लेके विलेज तक हो सकता है। ये सब क्या है? ये इकोसिस्टम ही है। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी इकोसिस्टम है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर कैसे इकोसिस्टम है? तो स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या? वो छोटे छोटे वाटर सरफेस पर तैरने वाला प्लांट के टुकड़े जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए एनर्जी तो आराम से आएगा उस वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स, फंजाई, अलगी, साइनोबैक्टीरिया भी रहते हैं। तो ये कुल मिला के एक छोटा सा स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है, वन ड्रॉप ऑफ वाटर। अब यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से इकोसिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल, स्मॉल इकोसिस्टम पॉन्ड हो गया। नैनो वेरी वेरी स्मॉल, जैसे नैनो कार होता है ना, उसी तरह से, ठीक है। मतलब वेरी स्मॉल मतलब बजट बहुत स्मॉल रहता है नैनो कार का, यहाँ साइज बहुत स्मॉल है। तो
वेरी वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, जैसे लॉग ऑफ वुड, आप देखोगे ना एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फंगस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर अगर पानी जम गया तो आपको मतलब अलगी, मॉसेस, लाइकेन सब देखने को मिलेंगे। एक्वेरियम घर में जो रहता है। किचन, किचन भी हम लोग का एक तरह का क्या है, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक स्मॉल गार्डन जो हम घर के आजू बाजू में लगाते हैं वो भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो भी एक इकोसिस्टम है ही, खुद में इकोसिस्टम है बेटा। अब मेगा, मेगा मतलब लार्ज, मतलब क्या, ओशियन। मेजो इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट। और ये सारे इकोसिस्टम, ये जितने भी इकोसिस्टम है ये कहां आते हैं बेटा, ग्लोबल इकोसिस्टम। यानी कि सब इकोसिस्टम को मिला दे तो ग्लोबल इकोसिस्टम जो इंक्लूड करेगा ऑल लोकल इकोसिस्टम को, और वो क्या है बेटा, बायोस्फीयर मतलब अर्थ। तो देखो बेटा, इसको पहले अच्छे से आपने लिखना है, साथ ही साथ लिखने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी और बोर्ड बुक पढ़ लेना है। यानी कि आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शंस लिया इस चैप्टर का। बेटा याद रखिए, हर चैप्टर के ऊपर, ठीक है, कम से कम 4 से 5 वीडियो लेक्चर अपलोड होगा, और वो वैसा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें बोर्ड तो कवर होगा ही, साथ ही साथ नीट का भी हर पॉइंट कवर होगा। यानी याद रखना है बेटा आपको, बोर्ड के साथ भी और बोर्ड के बाद भी ये कंसेप्ट आपको काम में आएगा। यानी टेंशन नहीं लीजिए, हमेशा पढ़ते रहिए। और याद रखिए बेटा, जब किसी ने अपना इतिहास लिखा है तो इतिहास लिखने में पसीने की स्याही की जरूरत पड़ती है, और पसीना बहाएंगे तभी कुछ नाम कमाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।